Hello everyone, I welcome you all to Divya Career. Students, today I will be starting with AFM Module C Unit 21 which is Interest and Annuities. So students, इसके पहले हम लोग AFM का पूरा मॉड्यूल A कवर कर चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स मॉड्यूल B के कवर कर चुके हैं और अब हम लोग ने मॉड्यूल C स्टार्ट किया है। सारे प्रीवियस सेशंस आपको AFM की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कोई भी प्रीवियस सेशन मिस हुआ है जरूर से जाकर वॉच कर लीजिएगा। सेशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन ऑफ ऑल द वीडियोस एंड फॉर ऑल द JIB रिलेटेड अपडेट्स डू जॉइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। सो ये मॉड्यूल सी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे मैक्सिमम आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो रेशियो एनालिसिस जो इसका इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमने लास्ट टर्म में कवर किया था। नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे अबाउट सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट जस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आपके बेस मनी पे लगता है, यानी कि जो आपका बेस मनी क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो जो प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट लगता है सिंपल इंटरेस्ट उसको कहा जाता है। ओके, सो इट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विच इज कैलकुलेटेड एज अ फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द अमाउंट borrowed or lent at the start and is paid and received at the end of contracted period। मान लीजिए अगर 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो हर साल जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था यानी कि जो बेस इन्वेस्टेड अमाउंट था उसी पर ही वो इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट किया जाता है। इसको कैलकुलेशन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है विच इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम इनटू डिवाइडेड बाय 100। क्योंकि रेट आपका परसेंटेज में होता है इसीलिए इसको डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि रेट क्या होता है आपका परसेंटेज में होता है। सो यहाँ पर जो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट which you have paid if you have taken the loan or the interest that you have earned on any kind of investment that you have made। प्रिंसिपल आपका बेस अमाउंट हो गया विच यू हैव ईदर लेंड और बोरोड। अब अगेन डिपेंड करता है आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अमाउंट इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, और अगर आपने लोन लिया है सो वो आपका बोरोड अमाउंट हो जाएगा जो आपने बैंक से लोन लिया है। सो दैट रिप्रेजेंट्स द बेस अमाउंट। रेट क्या है? वही परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल विच इज चार्जेबल एज अ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो हम लोग कहते हैं कितना परसेंटेज रेट जो उस पे कैलकुलेट किया जा रहा है। सो दैट इज द परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल जो कि एज अ इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। टाइम T is represented in time in years of the loan or deposit। So total period of time जिसके लिए आपने या तो लोन लिया है, बोरो किया है, या फिर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो दोनों चीजें हो सकती है ना। आपने इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है किया है तो उस पर आप कैलकुलेट करोगे कितना इंटरेस्ट आपने अर्न किया है, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। और अगर आपने लोन लिया है, बोरो किया है मनी, तो उस पर आप कैलकुलेट करते हो कितना इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो। ओके, and finally you calculate the amount which is the total sum that needs to be repaid if you have taken the loan, or the total sum that you are receiving in case you have made the investment, which includes your original principal amount and the accumulated simple interest। तो मान लीजिए जो आपने लोन लिया है और वो उस पे जो इंटरेस्ट बैंक चार्ज कर रही है इफ इट इज डन एट अ सिंपल इंटरेस्ट, तो टोटल अमाउंट जो आपको पे करना है एट द एंड ऑफ योर लोन टेन्योर दैट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने बोरो किया था बैंक से, वो तो पे करना ही है जितना बैंक दे रही है। साथ में आपको क्या है, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर चार्जेबल है आपका लोन तो वो टोटल इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द इनकम फॉर द बैंक। क्योंकि जितना अमाउंट बैंक दे रही है सिर्फ उतना ही ले लेगी तो बैंक का बिजनेस करने का कोई यूज नहीं होगा। ओके, तो प्रिंसिपल तो वापस आपको करना ही पड़ेगा इफ यू हैव बोरोड सम अमाउंट फ्रॉम द लोन फ्रॉम द बैंक, और साथ में टोटल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट किया गया है यूजिंग दिस फॉर्मूला वो भी आपको पे करना होगा। सो अमाउंट रिप्रेजेंट्स द टोटल मनी दैट यू आर रीपेइंग, ऑल द टोटल मनी यू आर अर्निंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ओके, विच इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हो गया जहां पर हमने सिंपल इंटरेस्ट की बात करी। चलिए अब हम लोग इस पर बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजेश ओपन्स अ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट फॉर 180 days with the interest rate of 5.3% in a bank। If he deposits 50,000 with the bank on 1st January 2025,
हाउ मच मनी विल ही हैव आफ्टर 180 डेज। तो अब क्योंकि ये हम मान के चल रहे हैं इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट की अभी बात नहीं हुई है, कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट पे अभी जस्ट आएंगे। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट यूजिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे जो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हो रहा है डिपॉजिट अकाउंट पे जो उसको मिल रहा है, उसने इन्वेस्ट किया एक तरीके से, डिपॉजिट एफडी वगैरह खोली ऐसा मान ले, तो 5.3% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको बैंक प्रोवाइड कर रही है। तो आफ्टर 180 डेज मतलब उसने 6 महीने के लिए लगभग इन्वेस्ट किया है, 180 डेज बाद उसको कितना टोटल अमाउंट बैंक से मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना इंटरेस्ट वो अर्न कर रहा है ऑन द अमाउंट दैट ही हैज इन्वेस्टेड। तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, यही होता है फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। उसने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, 50,000 डिपॉजिट करें, 50,000 इन्वेस्ट किया है, तो 50,000 आपका प्रिंसिपल अमाउंट है। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, 5.3%। सो 5.3 कितने टाइम पीरियड के लिए किया है, 180 डेज के बाद कितना उसको मिलना है, 6 मंथ्स के लिए किया है, वही 180 डेज डिवाइडेड बाय 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से, 500 इंटू 5.3 इंटू 180, ये आपका। अच्छा, अब ये 180 क्या है, डेज है। यहां पर हम लोग टाइम किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूले में, ईयर में। सो क्योंकि ये 180 डेज है तो इसको ईयर में कन्वर्ट हमें करना पड़ेगा, तो इसको डिवाइडेड बाय 365 भी करना पड़ेगा। ओके, सो 180 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग टाइम कंसीडर करते हैं दैट वी कंसीडर इट इन ईयर। अब क्योंकि ये डेज में लिखा है तो इसलिए हम लोग 180 डिवाइडेड बाय 365 भी करेंगे। सो 500 इंटू 5.3 इंटू 180 डिवाइडेड बाय 365 कर दीजिए। तो ये आपका टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया डिपॉजिट पे दैट इज 136006.85। ओके, 1306.85 इतना सिंपल इंटरेस्ट अर्न किया। टोटल मनी उसको कितना मिलेगा, तो भाई जितना उसने डिपॉजिट किया 50,000 ये तो बैंक देगी ही देगी, साथ में इतना एडिशनल अमाउंट और देगी। सो टोटल अमाउंट जो उसको मिलेगा आफ्टर 180 डेज विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट दैट ही हैज डिपॉजिटेड प्लस द इंटरेस्ट दैट ही हैज अर्न्ड। सो प्रिंसिपल जो डिपॉजिट किया था 50,000, 50,000 वो बैंक देगी, साथ में ये सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट था तो 1306.85 ये भी वापस मिल जाएगा। ये आ जाएगा आपका 51,306.85। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जब सिंपल इंटरेस्ट की बारी आएगी। ये हमें ध्यान देना है, अगर ईयर्स में है तो एज इट इज लिख देंगे, मंथ में है तो डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, डेज में है डिवाइडेड बाय 365 कर देंगे। ठीक है, तो ये हमें टाइम पीरियड में ध्यान रखनी है ये चीज। नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट पे आएंगे दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था वो हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे होता था, बट कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो आपने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है डिपॉजिट से अगर, या फिर आपने प्रिंसिपल बोरो किया है अगर लोन है, उस पे आपका इंटरेस्ट लग रहा है, तो उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे इट इज द वी आर compounding the interest, we are calculating the interest on the interest that has been paid or that has been received. So अगर आपने कोई डिपॉजिट किया है और उस पे बैंक जो इंटरेस्ट आपको पे कर रही है एंड इफ इट इज कंपाउंडिंग एट सर्टेन इंटरवल, तो आपको ज्यादा अमाउंट रिसीव होगा इन कंपैरिजन टू अगर वही सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्योंकि वहां पर सिर्फ इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट होता है। यहाँ पे आपका जो अमाउंट एक्यूमुलेट हो रहा है ओके एट दैट टाइम पीरियड प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए आपको ज्यादा इंटरेस्ट टोटल अर्न होता है। सिमिलरली लोन पे भी अगर बैंक कंपाउंडेड इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो यू हैव टू पे more amount in comparison to simple interest. So if the interest is charged more than once during the period and the interest is reinvested, we need to compound the interest, क्योंकि यहाँ पे आपने जो इंटरेस्ट अर्न किया ऑन योर इन्वेस्टेड अमाउंट, तो वो भी रीइन्वेस्ट एक तरीके से मानते हैं कर दिया, तो उस इंटरेस्ट जो आपने अर्न किया उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू पी विच इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय n टू द पावर nt। कैसे लिख सकते हैं इसको, सिंपली आप इस तरीके से लिख सकते हो 1 प्लस आर टू द पावर t।
अब ये n क्या रिप्रेजेंट करता है? n रिप्रेजेंट करता है कितनी बार इंटरेस्ट कंपाउंडेड हुआ है। अगर साल में ईयरली कंपाउंडिंग है तो सिंपली आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब कई बार होता है कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग होती है, साल में 2 बार आपका कंपाउंडिंग हो रही है इंटरेस्ट की, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग में अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, पर एनम होता है। हाफ ईयरली में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर 6 मंथ्स के इंटरवल पे कंपाउंडिंग करते हैं। सो आर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाता है, हाफ ईयरली में 2 हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि आप साल में 2 बार करते हो, और यहाँ पे टी जो होता है वो इन ईयर्स होता है, तो क्योंकि आप साल में 2 बार कर रहे हो हाफ ईयरली में, तो इंटू 2 हो जाता है। सिमिलरली अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है, मतलब साल में 4 बार कंपाउंडिंग है, ओके, तो ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन एनुअली है, क्वार्टरली करना है, सो ये डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, और यहाँ पे टी जो होता है साल में 4 बार कंपाउंडिंग होती है, तो इंटू 4 हो जाता है। तो ये जो n है ये इसी को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड, ओके। और t क्या है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स फॉर द अमाउंट इज बीइंग इन्वेस्टेड, a आपका टोटल अमाउंट जो आपको मिल रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड, p प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आप सिंपली ये फॉर्मूला जस्ट सिंपल से याद रख सकते हो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी, बट ये जो है साथ में और एडिशनल चीज है डिवाइडेड बाय n, और ये n क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द कंपाउंडिंग इज डन। अगर ईयरली कंपाउंडिंग है तो ये n का कोई काम नहीं, क्योंकि वो 1 ही रहेगा, बट अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, मंथली अगर कंपाउंडिंग है, तो ये डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, और इधर 12 आ जाएगा, हाफ ईयरली है, ओके। तो इसलिए हमें क्या है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी अपनी। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। अब कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नॉर्मली बैंक में नहीं करी जाती। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग मतलब हर सेकेंड आपका इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, नॉट एट अ सर्टेन, बैंक में सर्टेन डिफाइंड इंटरवल्स पे कंपाउंडिंग होती है, 6 महीने में हो रही है, साल में 1 बार हो रही है, क्वार्टरली हो रही है। कंटिन्यूअस में इनफाइनाइट टाइम्स आपकी कंपाउंडिंग होती है। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है, ये मेनली जब डेरिवेटिव प्राइसिंग होता है, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल्स है, ब्लैक शोल्स मॉडल, वहां पर ये मेनली कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग का। बाकी डेली बेसिस पर बैंक्स में नॉर्मली डिपॉजिट और लोन्स पे कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग नहीं होती है, बट जो डेरिवेटिव प्राइसिंग होते हैं, ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, उस पे ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग यूज करी जाती है। सो व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड कंटिन्यूअली, दैट इज व्हेन n अप्रोचेस इनफाइनाइट, इंफिनिटी तक, तो फिर फॉर्मूला यूज होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू e, जो यूलर्स मैथमेटिकल फॉर्मूला कहते हैं, टू द पावर आर टी, जहां e की वैल्यू आप रिप्रेजेंट करते हो विद 2.71828 विच इज द एक्सपोनेंशियल नंबर। तो कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग अगर दिया है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, अमाउंट इज इक्वल टू p इंटू e की पावर आर टी। नेक्स्ट ये सिंपल सा रूल है जो आपको काफी यूजफुल रहता है अगर आप शॉर्टकट से कैलकुलेशन करना चाहते हो। रूल ऑफ 72, ये हमें बताता है कि कितना टाइम पीरियड लगेगा हमारे पैसे को डबल होने में। तो सिंपली हमें क्या करना है, 72 डिवाइडेड बाय आर करना है। मान लीजिए अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक में मिल रहा है दैट इज 9%, तो अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन द डिपॉजिट अमाउंट, तो आपको ये जानना है कि आपका कितना टाइम पीरियड लग जाएगा इस अमाउंट को डबल होने में। तो आपको सिंपली क्या करना है, रूल ऑफ 72 में 72 डिवाइडेड बाय 9% ही रहने देंगे, इसको 0.09 नहीं करेंगे, तो अप्रोक्सीमेट क्या आ जाता है आंसर, 8 साल। तो मतलब अगर 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है, ओके, तो कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको 8 इयर्स लग जाएंगे आपके पैसे को डबल होने में। अब वो अमाउंट कुछ भी हो, 4000 होगा तो लगभग वो 4000 अमाउंट 8000 हो जाएगा इन 8 इयर्स। 50,000 अमाउंट अगर आपने डिपॉजिट किया है तो वो 1 लाख हो जाएगा इन 8 इयर्स। सिमिलरली एक आपका रूल ऑफ 114 भी होता है जो आपको बताता है कितना टाइम पीरियड लगेगा अप्रोक्स आपके पैसे को ट्रिपल होने में। तो वहां पर आप क्या कर दोगे, टाइम इज इक्वल टू 114 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है, मान लीजिए 9% मिल रहा है तो 114 डिवाइडेड बाय 12% कर दोगे, ओके, तो उससे आ जाता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट शॉर्टकट फॉर्मूलाज है, तो 12.666 तो 12.67। वैसे ही सिमिलरली आपका रूल ऑफ 144 होता है, जस्ट 72 का डबल, जो हमें बताएगा
कितना टाइम पीरियड लगेगा हमारे पैसे को 4 गुना होने में, पैसे चाहे कितने भी हो उसको 4 गुना होने में। सो t इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगेन हम लोग सिमिलरली 9% ही कंसीडर कर रहे हैं, तो अगर 8 साल में डबल हो रहा है तो नॉर्मल सी बात है 16 साल आएगा आंसर। ठीक है कि 16 ईयर्स लगेंगे उस पैसे को 4 टाइम्स होने में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है, कंसेप्ट है जो क्वेश्चंस में काफी यूज होता है, जहां आप तुरंत आंसर निकाल पाते हो। ओके, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो जो आपका ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर एन है। ओके, तो वहां पे भी निकाल सकते हो। मान लीजिए आपको ट्वाइस निकालना है, कितना टाइम लगेगा, तो ओके तो आपका अमाउंट में आप क्या लिख दोगे, 2p आ जाएगा। ओके, इज इक्वल टू p 1 प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 9%, और n आपको निकालना है कितना टाइम पीरियड लगेगा, तो ये आपका p और p कट हो जाता है। ओके, सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस ये आपका 0.09 की पावर n आती है, 2 इज इक्वल टू 1.09 की पावर n। तो इससे फिर आप निकाल सकते हो एक तरीके से। इसमें अब थोड़ा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ता है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो इस फॉर्मूले से भी आ जाता है, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कैलकुलेट करने में और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो उसकी जगह ये सिंपल रूल है जो आप यूज कर सकते हो कि हाउ मच टाइम इट टेक्स टू डबल योर मनी, ट्रिपल योर मनी एंड टू मेक योर मनी 4 टाइम्स। ओके, चलिए अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल करेंगे जहां पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का ही यूज किया गया है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज करने वाले हैं। सो सिंपल इंटरेस्ट इन 3 years एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 years ऑन अ सर्टेन सम एट द सेम रेट। दोनों का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड ऑन अ सर्टेन सम आर ₹1200 एंड ₹832 रेस्पेक्टिवली। You have to find the rate of interest and the principal amount। मतलब जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया सेम ही अमाउंट था जो इन्वेस्ट किया, बट अगर आपको वो सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें निकालना है उस पर सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो आपका कितना सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है 1200 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा है 832। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या फॉर्मूला देख लेते हैं, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो रहा है 1200। सो 1200 इज इक्वल टू पी और आर हमें पता ही नहीं है, ये दोनों ही चीजें हमें निकालनी है, पी इंटू आर। टी सिंपल इंटरेस्ट हमें 3 सालों का दिया था 1200 सिंपल इंटरेस्ट टर्न होगा 3 years इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100। तो 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से इसको काट भी सकते हैं, 400 इंटू 100। तो P इंटू आर आपका 400 इंटू 100 यानी 40,000 हो गया। तो एक ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई जो आपकी सिंपल इंटरेस्ट से बनी। दूसरा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कि 832 रुपीज आप कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न कर रहे हो 2 years टाइम पीरियड ऑन सेम सम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला पढ़ा था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर n। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अगर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, सो इंटरेस्ट एक तरीके से क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये टोटल अमाउंट यानी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस दिस प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल आप कॉमन निकाल सकते हो बाहर, तो 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैंने अलग से बताया नहीं था क्योंकि अज्यूम किया था कि ये आप निकाल सकते हो क्योंकि अमाउंट का बता दिया, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट क्या हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट ये था प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n, इसी में माइनस आप प्रिंसिपल अमाउंट करोगे, प्रिंसिपल आप कॉमन है तो निकाल सकते हो। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है जो लिख लेते हैं, चलिए प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में, यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम लोग डिवाइडेड बाय 100 लिख के रखते हैं। ओके, टू द पावर n ये आपका -1 क्योंकि प्रिंसिपल हमने कॉमन बाहर निकाल लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप 832 रुपीज अर्न कर रहे हो, 832 प्रिंसिपल आपको पता नहीं है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर भी आपको पता नहीं है। एन ये आप 2 years में अर्न कर रहे हो तो एन आपका 2 हो जाएगा। ठीक है,
अब ये जो इक्वेशन बनी 1 प्लस आर टू द आर अपॉन 100 की पावर 2, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने स्कूल में a प्लस बी होल स्क्वायर का। क्या पढ़ा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप पूरा a ले लो और ये r डिवाइडेड बाय 100 को b ले लीजिए और एक्सपैंड कर दीजिए इसको। सो 832 इज इक्वल टू p 1 का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। r डिवाइडेड बाय 100 का क्या हो जाएगा? r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 यानी 10,000 प्लस 2ab यानी प्लस 2 इंटू 1 इंटू r डिवाइडेड बाय 100 यानी 2r बाय 100, और ये -1 था हमारा, तो ये 1 और 1 कट जाएगा। क्या बच गया इसके अंदर? 832 इज इक्वल टू r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 2r डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 10,000 एलसीएम है, तो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 100 100 कट गया, 100 ऊपर आया तो 100 इंटू 2 200r इज इक्वल टू 832। ठीक है, इसको आगे लिख लेते हैं। अब ये 832 इंटू 10,000 आपका 832 और फिर ये कितने जीरो है? 4 जीरो, 8 लाख 832 और ये 4 जीरो, और इधर है r स्क्वायर प्लस 200r, इधर लिख लेते हैं 8321234, ये 83,20,000 हो गया, इज इक्वल टू क्या था हमारा? ये p भी तो बचा था ना, p इंटू आर स्क्वायर प्लस 200r, सो p r स्क्वायर प्लस 200r। तो दूसरी इक्वेशन ये आ गई कंपाउंड इंटरेस्ट से, जहां हमें एक्सपैंड करना पड़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी हमारी? p इंटू आर इज इक्वल टू 40,000, फर्स्ट वाली भी यहां लिख लेते हैं, p इंटू आर इज इक्वल टू 40,000, ये फर्स्ट आई थी। अब इससे हम लोग p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, p क्या हो जाएगा? 40,000 डिवाइडेड बाय r, इसी को हम लोग इस वाले सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो 83,20,000 इज इक्वल टू p की जगह क्या लिख देंगे? 40,000 डिवाइडेड बाय r इंटू आर स्क्वायर प्लस 200r। ठीक है, अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं आराम से। 83,20,000 इसको आप ये ओपन करोगे ब्रैकेट, मल्टीप्लाई करोगे तो ये r इसका ये कट हो जाएगा और इधर r स्क्वायर का r रह जाएगा। सो 40,000 r प्लस ये r कट हो जाएगा, ये बचेगा 40,000 इंटू 200। इसको आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। 83,20,000 इज इक्वल टू 40,000 r प्लस ये आपका 40,000 इंटू 200, ये लगभग आपका आ जाएगा, इसको मैंने सॉल्व करके रखा है, 200 इज इक्वल टू r प्लस 200, तो आपका ये r आ जाएगा 8%। अब आपका ये फॉर्मूला था p इंटू आर इज इक्वल टू 40,000, इसी में इसको पुट कर दीजिए, तो p इज इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाय r था, सो 40,000 डिवाइडेड बाय r आपका कितना है? 8%, 8% यानी कि 0.08, इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5,000। सो देखिए स्टूडेंट्स, इससे आपका r की वैल्यू भी आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 8% और p प्रिंसिपल की वैल्यू भी आ गई 5,000। अब ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े से कैलकुलेटिव और डिफिकल्ट हो। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सेम ही फॉर्मूलेज यूज हुए जो अभी हमने पढ़े थे, बस यहाँ पर ये एक्सपेंशन और यूज हुआ था 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक इक्वेशन इस तरीके से होल स्क्वायर बन गई थी, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से एक्सपैंड किया और फिर हमने कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू जो थी फर्स्ट इक्वेशन की वो हमने पुट कर दी सेकेंड इक्वेशन में और हमारा p और r कैलकुलेट हो गया। ओके, इसके बाद मैंने ये डायरेक्ट यहाँ लिख दिया था क्योंकि ये तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो।
ओके इसको आप निकालोगे तो 4 इंटू 8 और फिर 0 इससे इसको माइनस कर दीजिएगा, फिर इज इक्वल टू 40,000 आर और डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये सिंपल आपका बचेगा। चलिए अब इसके आगे नेक्स्ट पे आते हैं विच इज एन्युइटीज। अब एन्युइटीज क्या होती है? एन्युइटीज आपकी जो फिक्स्ड पेमेंट आपको मिल रहे हैं एट अ स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी ओवर द कोर्स ऑफ फिक्स्ड पीरियड। मतलब जैसे जो रेंटल पेमेंट आपको मिल रहा है, आपने कोई भी घर अपना लीज पे दे रखा है तो उस पे जो रेंटल पेमेंट फिक्स्ड आपको अर्न हो रहा है दैट इज द एन्युइटी, जो आपको मंथली मंथली मिल रही है, या जो आप लोन का ईएमआई हर मंथ भर रहे हो दैट इज द एन्युइटीज। ओके अभी जो हमने पढ़ा एक तरीके से वो आपका क्या था, एक तरीके से अगर हम लोग फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू की नॉर्मल बात करते हैं, फॉर द होल पीरियड बात करते हैं। एन्युइटीज में हम लोग पीरियोडिकली एक तरीके से बात करते हैं। अब एन्युइटीज भी आपकी दो तरीके की होती है, एक ऑर्डिनरी एन्युइटी होती है और एक एन्युइटी ड्यू होती है। दोनों में फर्क होता है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट या टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ दैट कूपन। ओके सो ऑर्डिनरी एन्युइटी में जो पेमेंट्स किए जाते हैं दैट इज डन एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। For example, the state bonds usually make the coupon payment at the end of every 6 months until the bonds maturity date। ये जैसे एक एग्जांपल है कि आपने किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया और वो कूपन आपको पे कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स, जब तक कि बॉन्ड मैच्योर नहीं हो जाता। ओके तो वो एग्जांपल है ऑर्डिनरी एन्युइटी। ऑर्डिनरी एन्युइटी जहां पर आप पेमेंट कर रहे हो एट द एंड ऑफ पीरियड। ओके फॉर एग्जांपल द ईएमआई पेमेंट आप कर रहे हो एट द एंड ऑफ द पीरियड, ठीक है। एन्युइटी ड्यू होता है जहां पे पेमेंट्स किए जा रहे हैं एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। ओके जैसे कि फॉर एग्जांपल जो रेंट पेमेंट होता है वो आप महीने के शुरू में हर फर्स्ट तारीख को अपने लैंडलॉर्ड को कर देते हो। ओके या फिर आपने रेंट पे दे रखा है तो आपका टेनेंट आपको कर देता है। सो ऑर्डिनरी एन्युइटी जहां पे पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड हो रहा है और एन्युइटी ड्यू जहां बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। अब एन्युइटी अगर आप मान लीजिए पेमेंट किसी को कर रहे हो तो आप कौन सा पेमेंट प्रेफर करोगे? ऑर्डिनरी पेमेंट प्रेफर करोगे कि एन्युइटी ड्यू? तो आप हमेशा ऑर्डिनरी एन्युइटी प्रेफर करोगे अगर आपको पेमेंट करना है, क्योंकि आप हमेशा ही कोशिश करोगे कि आपको बाद में पे करना पड़े, क्योंकि उतने टाइम पीरियड के लिए वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में खुद रह सकता है और इंटरेस्ट अर्न कर सकता है। तो आप हमेशा ही कैश आउटफ्लो डीले करने की कोशिश करते हो। और वहीं अगर आपको पैसा रिसीव होना होता है किसी से तो आप कोशिश करते हो कि आपको भाई महीने के शुरू में ही पैसा मिल जाए, तो आप एन्युइटी ड्यू प्रेफर करते हो, क्योंकि एक मंथ में एक तरीके से 30 डेज पहले आपको वो पैसा मिल रहा है, फर्स्ट तारीख को पैसा मिल रहा है इंस्टेड ऑफ 30th, तो वो पूरे मंथ के लिए भी तो आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो और उस पर इंटरेस्ट अर्न कर पा रहे हो। ओके तो एक तरीके से जब हम लोग को पेमेंट करना होता है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वी प्रेफर डूइंग इट एट ऑर्डिनरी एन्युइटी, क्योंकि हमारा कैश आउटफ्लो बाद में हो रहा है, एट द एंड ऑफ द मंथ हो रहा है। ओके और एन्युइटी ड्यू में हम लोग कोशिश करते हैं जब हमें पैसा मिलना होता है, जिससे कि हम लोग को फर्स्ट तारीख को ही पैसा मिल जाए, तो हम लोग पूरे मंथ के लिए उस पर इंटरेस्ट अर्न कर पाते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी। वैसे नॉर्मली फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन। ओके जो हमने अमाउंट में भी देखा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर टू द पावर एन। ये हम लोग का फॉर्मूला यूज होता है व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द मनी, जो भी हमने इन्वेस्ट किया है या हमें रिसीव हो रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड। बट यहाँ पर क्या है, एन्युइटीज की बात हो रही है, पीरियोडिकल पेमेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पर बात होती है लमसम अमाउंट की। ओके यहाँ पर बात हो रही है पीरियोडिकल पेमेंट्स की, इसीलिए एन्युइटीज के लिए जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी जहां आपका एंड ऑफ द पीरियड है, ठीक है, वहां फॉर्मूला होगा कूपन जो आपको एन्युइटीज अर्न हो रही है या पे कर रहे हो इनटू 1 प्लस आई रिप्रेजेंट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, कूपन इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। आई लिखिए या आर लिखिए की बात है। आर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एन आपका क्या है, टाइम पीरियड है, इसको एन से लिखिए या टी से लिखिए, और सी आपके क्या है, एन्युइटीज यानी कि कूपन पेमेंट्स है। ओके वहीं जब हमको बात करनी है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू की, एन्युइटी ड्यू जहां पर आप जो पेमेंट आपको मिल रहा है या आप पे कर रहे हो दैट इज बीइंग डन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अब क्योंकि आप बिगिनिंग में करते हो तो आपको एडिशनल इंटरेस्ट अर्न हो जाता है, तो इसी फॉर्मूले में आप इंटू 1 प्लस आई भी करते हो, बिकॉज यू आर अर्निंग एडिशनल इंटरेस्ट फॉर दैट होल मंथ, क्योंकि आपको
बिगिनिंग ऑफ द पीरियड में आप पे कर रहे हो, या तो उतना एडिशनल देना पड़ रहा है, और रिसीव हो रहा है तो इतना एडिशनल हमें मिल रहा है। सो सेम ही फॉर्मूला है, कूपन इंटू 1 प्लस आई, यानी कि r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r इंटू ये एडिशनल 1 प्लस आई कर देते हैं बिकॉज ऑफ द एडिशनल पीरियड यू आर इन्वेस्टिंग। ओके, अब चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन है, मिस्टर राज डिपॉजिट्स ₹1000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 5 years इनटू एन अकाउंट विच अर्न्स 500 इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। अब यहां हमें ऑर्डिनरी एन्युटी का फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करना है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का कूपन इंटू 1 प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी है। ओके, ऑर्डिनरी मतलब कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो हमें एडिशनल नहीं मिल रहा है तो इंटू 1 प्लस आर नहीं किया। सो कूपन जो आपको मिल रहा है, आप डिपॉजिट कर रहे हो, इसमें कितना कर रहे हो? 1000। तो पीरियोडिकल बेसिस पे आप कर रहे हो 1000। 1 प्लस आर 5% इंटरेस्ट 0.05, टोटल टाइम पीरियड है 5 years टू द पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर कितना है? 5%, 0.05। तो ये आ गया आपका 1000 इंटू 1.05 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। अब या तो आप 1.05 इंटू 1.05 इंटू 1.05 ऐसा करिए 5 बार, या फिर आप सिंपली इसको कैसे कर सकते हो, 1.05 टाइप करिएगा कैलकुलेटर में, सिंपल कैलकुलेटर यूज कर रहा है, इनटू प्रेस करिएगा, और ये जितना भी पावर है, मान लीजिए 5 पावर है तो इसका एक कम यानी कि 4 बार आपको इक्वल टू प्रेस करना रहेगा, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, पावर ज्यादा होते हैं तो आप उतनी बार इनटू वो ये सेम अमाउंट इतना नहीं करना चाहते हो, तो ये सिंपल से मेथड होता है सिंपल कैलकुलेटर में, क्योंकि साइंटिफिक आप यूज नहीं कर सकते, उसमें पावर का साइन होता है तो सिंपली हो जाता है, बट इसमें पावर का साइन नहीं होता सिंपल कैलकुलेटर में। तो जस्ट आप 1.05 टाइप करिएगा, मल्टीप्लीकेशन टाइप करिएगा और इज इक्वल टू प्रेस कर दीजिएगा, जितनी भी पावर है उससे एक कम बार इक्वल टू प्रेस करिएगा। 5 पावर है तो 4 बार इक्वल टू प्रेस करिएगा। ओके, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए, -1 डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1000, इसको पूरा आप कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा अराउंड 5525.63। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी कितनी हो गई? 5525.63। ठीक है, नेक्स्ट एक और करते हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू निकालेंगे। So Mr. Sammi deposit ₹1000 at the end of each year for 5 years into an account that earns 5% interest compounded annually. Find the future value of annuity due. Annuity due है तो यहाँ पर आप beginning of the period में कर रहे हो तो यहाँ आपको एडिशनल पैसा मिल रहा है। Future value of annuity due तो यहाँ पर आपका हो जाता है कंपाउंड सी कूपन पेमेंट्स 1 प्लस आई आर कुछ भी लिखे टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू एडिशनल आपका 1 प्लस आर रहता है। सो एक तरीके से सेम ही चीजें हमने रखी है, 1000 ही रुपीज सी रखा है, टाइम पीरियड भी वही है 5 years और आर भी आपका 5 इंटरेस्ट यानी 0.05 है। यही सेम चीजें हमने इसमें भी रखी थी, 1000 कूपन, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और टाइम पीरियड 5 years। तो ये जो आंसर आया 5525.63, इसी को ही उठा के लिख सकते हैं, पूरा यूज कर सकते हैं हम लोग 5525.63 और इसमें एडिशनल बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटू 1 प्लस आर कर देना है। सो एडिशनल 1 प्लस 0.05 यानी 1.05। ओके, 5525.63 इंटू 1.05 तो ये आ जाएगा आपका 5801.91। सो ऑर्डिनरी एन्युटी में जहां पे बिगिनिंग ऑफ द पीरियड था
ओके, एंड ऑफ द पीरियड था, सॉरी ऑर्डिनरी एन्युटी में एंड ऑफ द पीरियड था, तो वहां पे फ्यूचर वैल्यू आ रही थी 5525.63, बट एन्युटी ड्यू में जहां बिगिनिंग ऑफ द पीरियड है तो वहां एडिशनल इंटरेस्ट अर्न कर पा रहा है फॉर द मंथ, तो इंटू 1.05 भी किया, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू ज्यादा आई है। एन्युटी ड्यू में हमेशा वैल्यू ज्यादा आएगी 5801.91। ओके, सिमिलरली आपका कंसेप्ट होता है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू। नॉर्मली जब लम सम की बात करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, जो भी फ्यूचर वैल्यू मिलती है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, यहाँ एन्युटीज की बात कर रही है, ये कब यूज होता है जब लमसम अमाउंट होता है। एन्युटीज जहाँ पे पीरियोडिकल बेसिस पर हो रहा है, यहाँ आपका टोटल आप निकालते हो कि जो टोटल आपने 5 लाख अगर इन्वेस्ट करें हैं तो टोटल 5 लाख की अगर वैल्यू होती है फ्यूचर में जो आपको मिलने वाली है उसका प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ आप पीरियोडिकल बेसिस पे अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ओके तो आप निकालते हो एन्युटीज। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यूज, इसका क्या फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला होता है कूपन इनटू, वो आपका 1 प्लस आर टू द पावर एन था फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू का 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय आर, ये फॉर्मूला होता है। फ्यूचर वैल्यू का क्या हमने देखा था, ऑर्डिनरी एन्युटी का कूपन इनटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, बट प्रेजेंट वैल्यू में 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय आर। इसी को सिंप्लीफाई कर दिया, ये एलसीएम अगर ले लिया 1 प्लस आर टू द पावर एन का, तो ये ऊपर आपका ये आ जाएगा 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 और नीचे आपका आर इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन आ जाएगा। तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, इजी है। ओके, और या फिर इसको ऐसे याद रख सकते हैं जहां हमने ये एलसीएम लेकर ये फॉर्मूला निकाला है। सो कूपन इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर इंटू 1 प्लस आर एन। ये फॉर्मूला भी इजी है याद रखना, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू के लिए आपने ये तो याद किया ही था, कूपन इज इक्वल टू 1 प्लस आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। इसी में ही नीचे डिनोमिनेटर में इंटू 1 प्लस आर टू द पावर एन लगा देना है। तो जो भी फ्यूचर वैल्यू का था उसी में ही इंटू डिनोमिनेटर में 1 प्लस आर टू द पावर एन लगा देना है। और एन्युटी ड्यू में अगेन जो ऊपर का सेम फॉर्मूला है उसी में एक और टाइम पीरियड ऐड हो जाता है, तो 1 प्लस आर कर देना है, सिमिलरली जो हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटीज में किया था। ओके, बिकॉज इट इज फॉर द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर फर्स्ट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, उसी में ही प्रेजेंट वैल्यू में इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर टू द पावर एन कर दीजिएगा, और एन्युटी ड्यू में अगेन जो ऊपर फॉर्मूला है ऑर्डिनरी एन्युटी का उसमें इंटू 1 प्लस आर कर दीजिएगा। सो इसके साथ ये सेशन हमारा आज का ओवर होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव यूजफुल लगा जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में फॉर ऑल द JIB related updates do join our Telegram group. I have shared the link in the description box. See you in the next session. Thank you.